एब से डोमर, इन्होंने जो अपना मॉडल दिया 1946 में, इसमें इन्होंने रीडिस्कवर किया है हेरोल्ड मॉडल को आफ्टर ए गैप ऑफ 7 years, अबाउट 7 साल के बाद इन्होंने उसको नयापन दिया। इसमें इन्होंने कीन्स थ्योरी को थोड़ा एक्सपैंड किया है, 2 एस्पेक्ट लिए हैं इसके। एक इन्वेस्टमेंट इफेक्ट को लिया है, इन्वेस्टमेंट के 2 इफेक्ट बताए हैं इसमें एक्सपैंड करके डोमर ने। पहला इफेक्ट है कि इससे हम इनकम जनरेट कर सकते हैं, जितना हम इन्वेस्ट करेंगे हम उससे उतनी इनकम जनरेट कर लेंगे। और जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि हम अपनी कैपेसिटी बढ़ाते हैं और प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। यानी कि इसके 2 इफेक्ट हैं इन्वेस्टमेंट के, इनकम इफेक्ट, इनकम जनरेटिंग इफेक्ट और प्रोडक्टिविटी इफेक्ट। और सेकंड की बात है अनएम्प्लॉयमेंट की। तो जब हम इनकम जनरेटिंग इफेक्ट की बात करते हैं तो जितना इन्वेस्टमेंट होगा उसके हिसाब से इनकम बढ़ेगी और फिर इनकम के हिसाब से लोगों की डिमांड भी बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी उनकी तो वो क्या हुआ, डिमांड साइड हो गया। यानी कि इन्वेस्टमेंट से जो इनकम इफेक्ट होता है उसको अपन ने डिमांड ले लिया, और प्रोडक्टिविटी इफेक्ट जो है जिससे हम प्रोडक्ट बनाते हैं फिर प्रोडक्ट सप्लाई करेंगे, इसलिए सप्लाई साइड हो गई। यानी 2 साइड हो गई उस इन्वेस्टमेंट की, डिमांड और सप्लाई। इसके बाद हम देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या एक्सटेंशन किया है डोमर ने। कीन्स थ्योरी में जो अनएम्प्लॉयमेंट की बात की थी उसको थोड़ा एक्सपेंड किया है। एक्चुअली इसमें अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर पर डिस्कशन किया है कीन्स ने, क्योंकि लेबर के अनएम्प्लॉयमेंट पर सिंपैथी गेन की जा सकती है, लोग आप पर दया खा सकते हैं, यार ये जॉबलेस है, ठीक है। लेकिन जब कैपिटल की बात करें और कैपिटल अनएम्प्लॉयड है तो उसके लिए ज्यादा अटेंशन या ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होता लोगों का, क्योंकि कोई सिंपैथी नहीं होती है। तो ये जो कैपिटल का अनएम्प्लॉयमेंट है इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट रुक जाता है, क्योंकि कैपिटल लग नहीं पा रहा है, और इसी वजह से इनकम रिड्यूस हो जाती है, और जब इनकम रिड्यूस हो जाती है तो डिमांड रिड्यूस होगी और फिर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए कीन्स के इस कंसेप्ट को, जिसमें उन्होंने लेबर के अनएम्प्लॉयमेंट को डिस्कस किया है, उसको बहुत कम, या समझ लीजिए कि ये जो पहलू है उसका, उसको मिस कर रहा है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो डोमर ने ये प्रॉब्लम ली और इस पर उन्होंने उसको और वाइडली एक्सप्लेन किया। तो डिमांड और सप्लाई ये 2 चीजें हैं जिनके बीच में अगर हम बैलेंस रखें, डोमर कहते हैं, तो हम स्टडी ग्रोथ ऑब्टेन कर सकते हैं किसी भी इकोनॉमी में। अब हम कुछ सिंबल्स को थोड़ा समझ लें जो हम मॉडल में यूज करने वाले हैं। YD, लेवल ऑफ नेट नेशनल इनकम या लेवल ऑफ इफेक्टिव डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट, इसको हम डिमांड साइड बोलेंगे। ये YD क्या है, जो भी नेशनल इनकम है उसका लेवल या इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड मैंने कीन्स में समझाई थी आपको कि वो डिमांड जहां तक हम पूर्ति कर सकते हैं, मतलब जिसके आगे अगर डिमांड बढ़ गई तो हम फिर सप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारी कैपेसिटी ही नहीं है। तो वो एंड लेवल, वो इफेक्टिव लेवल जहां पर हम फुल्ली इंप्लॉयड हो जाते हैं, हमारी सारी चीजें फुल्ली इंप्लॉयड हो जाती है, हम फुल एम्प्लॉयमेंट दे देते हैं, वो है इफेक्टिव डिमांड। जहां तक हम डिमांड को पूरा कर पा रहे हैं उसको हमने YD ले लिया है। ओके, डिमांड साइड ये हुआ। इसके बाद YS, ये है सप्लाई साइड। ये कौन सी इनकम है, लेवल ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी या सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट। उसी फुल एम्प्लॉयमेंट पे जब हमने पूरा डिमांड की पूर्ति कर रहे हैं हम, जितनी हमारी क्षमता है, तो वो जो हमारी क्षमता है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी है, दैट इज YS। ओके, के हमने रियल कैपिटल मान लिया जिसको हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। I नेट इन्वेस्टमेंट है विच रिजल्ट्स इन द इंक्रीजिंग ऑफ रियल कैपिटल, दैट इज डेल K। इसका मतलब क्या है, सपोज पिछले साल आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है 10 लाख का, और फिर 2 साल बाद या इस साल आपने उसमें फिर से ऐड किया कुछ पैसा, 2 लाख या 3 लाख ऐड किया, तो जो आप पैसा एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं अपने रियल कैपिटल में उसको हम बोलेंगे नेट इन्वेस्टमेंट, वो होगा I। ठीक है, जो रियल कैपिटल आपका जिसकी वजह से बढ़ गया तो वो है I। तो अगर हम इकोनॉमी के सेंस में लें तो गवर्नमेंट जब कैपिटल लगाती है कहीं पर भी किसी भी जगह, तो उसमें जब किसी टाइम पीरियड के बाद वो फिर से एक्स्ट्रा कैपिटल लगाती है, दैट इज नेट इन्वेस्टमेंट, उसको हम I मान रहे हैं। फिर अल्फा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव विच इज द रेसिप्रोकल ऑफ मल्टीप्लायर। इन दोनों पर मैंने वीडियो बनाए हैं, आप देख लीजिएगा। प्रोपेंसिटी टू सेव, रेसिप्रोकल ऑफ मल्टीप्लायर पे।
मल्टीप्लायर पे वीडियो बना हुआ है और प्रोपेंसिटी टू सेव पर भी, पर इसको मैं यहां पर इन शॉर्ट क्लियर कर देता हूं क्योंकि मॉडल से आपको समझ में नहीं आएगा। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब क्या होता है? जितनी इनकम मिल रही है उस पर आप क्या सेविंग कर रहे हैं, वो होता है प्रोपेंसिटी टू सेव। लेकिन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब है आपकी इनकम में जितनी बढ़ोतरी हो रही है उस बढ़े हुए रकम पर आप कितनी सेविंग कर रहे हैं। सपोज आपकी सैलरी है 20,000 रुपए और आप सेव कर रहे थे 2,000 रुपया, यानी 10%। लेकिन अब 20,000 से आपकी 24,000 हो गई है, तो 4,000 रुपए बढ़ी है, तो उसका आप कितना परसेंट सेव कर रहे हैं? दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, 4,000 का। और रेसिप्रोकल ऑफ मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर क्या होता है? मैंने वीडियो बनाया, उसमें देखिएगा आप। अगर 100 रुपए आपके पापा की इनकम है, कहीं से भी उनको सैलरी मिली 100 रुपए की, तो वो इनकम कहलाई आपके पापा की। उसमें से 10 रुपए उन्होंने आपको आपकी पॉकेट खर्च दे दिया, तो आपकी इनकम कितनी हुई? 10 रुपए। फिर आपने वही 10 रुपए दे दिया शॉपकीपर को, वहां से चॉकलेट खरीद ली, तो शॉपकीपर की इनकम कितनी हुई? 10 रुपए। वही 100 रुपए 3 लोगों की इनकम बन गई, सोचिए, यानी कि 100 रुपए बन गया 120 रुपए। अगर हम नेशनल इनकम को लें तो वही एक पैसा कितने लोगों के पास जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि मल्टीप्लायर कितना है हमारा। वो वीडियो में आप क्लियरली देख लीजिएगा, जिसने देख लिया हो उसके लिए अच्छा है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव रेसिप्रोकल होता है मल्टीप्लायर का। क्यों? अगर लोग ज्यादा सेव करेंगे अपना पैसा तो क्या होगा? वो कंज्यूम नहीं करेंगे ज्यादा। कंज्यूम नहीं करने का मतलब है खर्च नहीं करना, और जब वो खर्च नहीं करेंगे तो किसी और के पास पैसा कैसे जाएगा? तो किसी और की कमाई कैसे होगी? तो फिर ये मल्टीप्लायर इफेक्ट रुक नहीं जाएगा एक जगह। तो इसीलिए मल्टीप्लायर और प्रोपेंसिटी टू सेव ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो अगर कहीं पर मैं लिखूंगा 1/अल्फा, तो समझ लीजिएगा हम मल्टीप्लायर की बात कर रहे हैं, और अगर हम अल्फा लिखते हैं तो वो है प्रोपेंसिटी टू सेव। बहुत ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट है सिग्मा। सिग्मा का मतलब है प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल या नेट इन्वेस्टमेंट। ये जो नेट इन्वेस्टमेंट है ना, आई, इसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है? जो हमने एक्स्ट्रा पैसा लगाया है उसमें से कितना हम काम ले पा रहे हैं। सपोज एक मशीन है, एक प्रिंटिंग प्रेस है, वहां पर आप गए और आपने कहा कि मुझे 500 पैम्पलेट छपवाना है, तो वो बोलेगा ठीक है 500 रुपए लगेंगे आपके 500 पैम्पलेट्स के। आपने कहा ओके। फिर आपने कहा कि नहीं 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 मुझे 550 चाहिए, उसने बोला तो 1,000 लगेंगे। अरे 500 का 500 रुपया और 550 का 1,000 रुपया, ऐसा कैसे? देखिए मशीन तो उतनी चलेगी, हमें सब कुछ काम उतना ही करना पड़ता है। दोबारा 500 के लॉट के अलावा हम फिर से अगर 500 बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं तो हमको खर्चा 500 रुपए का ही आता है। इसलिए जो एक्स्ट्रा आप बनवा रहे हो उस पर आपको 500 रुपीज देना पड़ेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जो एक्स्ट्रा कैपिटल आता है उस पर प्रोडक्टिविटी कितनी है, वो हमने सिग्मा ली है। क्योंकि एक्स्ट्रा जब हम कोई काम करवाते हैं ना तो चीजें बदल जाती हैं। जो रियल कैपिटल था उसमें चीजें आसान थी, अब वो जो नेट कैपिटल लग रहा है, एक्स्ट्रा कैपिटल लग रहा है, उसमें प्रोडक्टिविटी हमारी सफर करेगी। इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा जब हम हेरोल्ड और डोमर के डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, तो ये पॉइंट मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा। अभी आप इसको इतना समझिए कि जो भी कैपिटल हमारा बढ़ा हुआ है उस बढ़े हुए कैपिटल की प्रोडक्टिविटी को हमने सिग्मा से लिया है, सिग्मा से डिनोट किया है। ओके, अब हम मॉडल पे आते हैं। वेरी फर्स्ट थिंग, डिमांड साइड पर YD इक्वल टू 1/अल्फा इंटू आई, ये है डिमांड साइड। ये इक्वेशन दिया था डोमर ने। इसका मतलब ये है कि जो डिमांड है, इनकम है, वो किस पर डिपेंड करती है? 1/अल्फा। 1/अल्फा का मतलब क्या हुआ? मल्टीप्लायर, जैसा मैंने अभी बताया था। और आई पर, आई क्या है? बढ़ी हुई इन्वेस्टमेंट, यानी कैपिटल लगाया गवर्नमेंट ने कितना? 10 लाख का। उसके बाद 2 साल के बाद उन्होंने कहा कि ये पैसा और लगाना चाहिए यार, क्योंकि अब जैसे अभी सरकार बता रही थी ना, कल अरुण जेटली ने ये अनाउंसमेंट किया है कि कुछ 5,000 कुछ अरब रुपए इन्वेस्ट करने वाली है वो किसी चीज के लिए। तो जब पैसा लगता है तो वो पैसा मल्टीप्लाई कितना होगा, है ना? तो वो सरकार पहले उसका आंकड़ा लगा लेती है, उसी के हिसाब से लोगों की इनकम आएगी और डिमांड बढ़ेगी। तो ये वो फॉर्मूला हो गया, इक्वेशन हो गया, ठीक है। फिर है सप्लाई साइड, उसका इक्वेशन है YS इक्वल टू सिग्मा के।
क्यों है ऐसा? अब जो प्रोडक्टिविटी होगी उसकी सप्लाई करना पड़ेगी, तो कितनी प्रोडक्टिविटी होगी? सिग्मा से पता लगेगी। सिग्मा क्या है? प्रोडक्टिविटी, जो बढ़ा हुआ कैपिटल है, क्योंकि पहले तो कैपिटल लग चुका है, लेकिन अब जो बढ़ रहा है कैपिटल, बढ़ा हुआ कैपिटल है, उस पर कितनी प्रोडक्टिविटी है वो। और के क्या हो गया? वो जो हमने रियल कैपिटल लगाया है, वो रियल कैपिटल से हम अपनी प्रोडक्टिविटी का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको सप्लाई मिल जाएगी। ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस लिए। अब अगर स्टेडी ग्रोथ चाहिए हो तो डिमांड और सप्लाई बराबर होना चाहिए, डोमर ने कहा। बराबर कर दी, इन दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करने के बाद काटापीटी की, और आई इक्वल टू अल्फा सिग्मा के आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? ये रिलेशन हमको बताता है कि अगर हमको स्टेडी ग्रोथ चाहिए हो तो वो तभी पॉसिबल है जब हमारा इन्वेस्टमेंट किसी भी टाइम पीरियड में इन तीनों का प्रोडक्ट हो। आपका देख लो मल्टीप्लायर कितना है, उसका रेसिप्रोकल कितना क्या होगा? प्रोपेंसिटी टू सेव। प्रोपेंसिटी टू सेव की परसेंटेज कितनी है, प्रोडक्टिविटी की परसेंटेज कितनी है, और कैपिटल कितना है, उसके हिसाब से उसको मल्टीप्लाई कीजिए आप। सपोज गवर्नमेंट ने 2 लाख रुपए लगाए हैं और प्रोपेंसिटी टू सेव इतनी है, मान लीजिए 5%, और सिग्मा क्या है? प्रोडक्टिविटी है, तो वो भी मान लीजिए कुछ 10%, 20%, जो भी है। तो इन सबको मल्टीप्लाई करके पता लग जाएगा कि हमको इन्वेस्टमेंट कितना करना है। तो गवर्नमेंट फिर ध्यान रखेगी कि अगर आपको स्टेडी ग्रोथ चाहिए है तो कितने का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इन तीनों के मल्टीप्लाई करने से हमको ये पता लग जाएगा। अब अगर ये डिमांड में कुछ डिमांड बढ़ी एक्स्ट्रा या कुछ सप्लाई बढ़ी एक्स्ट्रा, तो ये इक्वेशन कैसे बनेंगे? देखिए, डिमांड साइड में डेल वाई डी इक्वल टू डेल आई अपॉन अल्फा, ये 1 अपॉन अल्फा इंटू आई था ना, उसको अपन ने 1 हटा के आई ऊपर लिख दिया। लेकिन अब आई बड़ा हुआ ले रहे हैं अपन, जो इन्वेस्टमेंट में बड़ा, जो इन्वेस्टमेंट अपन ने बढ़ाया उसको डेल आई ले रहे हैं अपन। अच्छा, अल्फा में डेल क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था assumptions में कि प्रोपेंसिटी टू सेव को हेरोल्ड ने और डोमर ने दोनों ने ही कांस्टेंट लिया है, तो चेंजेस किस में होंगे? इन्वेस्टमेंट में। ओके, सप्लाई साइड में देखिए क्या होगा? डेल वाई एस इक्वल टू सिग्मा डेल के, क्योंकि प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल या कैपिटल आउटपुट रेशियो अकॉर्डिंग टू हेरोल्ड, इसको हम क्या ले रहे हैं? कांस्टेंट। तो चेंजेस किस में होंगे? कैपिटल में। ओके, दोनों साइड डेल डेल लगा दिया, तो ये हो गया डेल आई, क्योंकि डेल के क्या होता है? आई। जो भी आपका कैपिटल में चेंजेस आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। आई नेट इन्वेस्टमेंट। अब स्टेडी ग्रोथ के लिए डिमांड साइड और सप्लाई साइड दोनों बराबर होना चाहिए। ओके, दोनों की वैल्यूज पुट कर दी हम लोगों ने। इसमें आई नीचे आ गया, अल्फा उस तरफ चला गया, तो डेल आई अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अल्फा, या डेल वाई अपॉन वाई इक्वल टू सिग्मा अल्फा। ये इक्वेशन हमको ये बताता है कि अगर स्टेडी ग्रोथ को मेंटेन रखना है तो ये जो इनकम ग्रोथ है वो हमेशा प्रोपेंसिटी टू सेव और प्रोडक्टिविटी के मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए। हम इसके द्वारा पता लगा सकते हैं कि हमको कितना ग्रोथ रेट चाहिए है। अगर स्टेडी ग्रोथ रेट चाहिए है तो इनको मल्टीप्लाई करें और उतना ही इनकम मेंटेन करें। देखिए, इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं।